जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन का जो गवर्नमेंट कॉलेज की पहली, दूसरी और तीसरी लिस्ट थी, उसमें एडमिशन हो चुका है। लेकिन अभी भी बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस में दो, तीन, चार, एक, दो ऐसे करके सीट खाली है और अब भी आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। तो चलिए आइए जानते हैं कि जो बिहार डीएलएड में स्पॉट एडमिशन, गवर्नमेंट कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन लेने की जो प्रक्रिया है वो क्या है, वो सारे ही डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे और क्या वो प्रोसेस है, उसको चलिए आइए जानते हैं। और साथ ही इस भी वीडियो के अंत में हम ये भी बताएंगे कौन कौन सा कॉलेज में कितनी कितनी सीटें खाली है और आपके पास वाले कॉलेज में आपको कहां पर जाकर के एडमिशन ले लेनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये देखिए, हमने बिहार डीएलएड का, है ना, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड बिहार डीएलएड का जो वेबसाइट है उसको खोल रखा है। सबसे नीचे आएंगे, यहां पर एक नोटिफिकेशन आया है 25/8/2024 को। ठीक है, तो इस नोटिफिकेशन को हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग वैकेंट सीट जो है स्पॉट राउंड के लिए उसको भी यहां पर जानेंगे। अगर हम इसको डिटेल से, मैंने पढ़ लिया है, जो इसकी मोटी बात है, जो काम वाली बात है, मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूं। देखिए, हम आपको यहां पर जैसे आप देखोगे तो यहां पर साफ साफ पहले ये बता रहे हैं कि हमने आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट की थी, फिर उसके बाद जो है एडमिशन हुआ, और आखिरी तीनों चरण की जो चरण सूची है, तीनों चरण की चरण सूची, यानी तीनों चरण के चरण में चयन सूची प्रकाशित कर दिनांक 21/8/2000 तक ये अपडेट भी कर दिया गया है कि कितनी कितनी सीट खाली है। ये संस्थान ने कर दिया बिहार बोर्ड को। अब बिहार बोर्ड क्या कर रहा है, चूंकि यहां कह रहा है कि अब भी कुछ सीट खाली है, अब भी कुछ सीट खाली है, तीन चरण के बाद भी, है ना, सीट जो है आवंटन एवं संस्थान द्वारा नामांकन की कार्रवाई के पश्चात अभी भी किसी न कारणों से सीट जो है वो खाली रह गई है। तो इन सीटों को भरने के लिए स्पॉट एडमिशन की प्रक्रिया शुरू की गई है। तो पूरी स्पॉट एडमिशन की प्रक्रिया, इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, कैसे कैसे करना है, कौन से कॉलेज में जाके करना है, एकदम सटीक जानकारी आपको देंगे। बस वीडियो में बने रहिएगा। ये अगर आप देख लेते हो तो यही प्रक्रिया आपको प्राइवेट में भी रहेगा, तो बाद में भी आपको काम देगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये कह रहे हैं कि अधिक जानकारी इस पे अवेलेबल है, जहां से मैं आपको बता ही रहा हूं। अब आइए यहां पर देखिए, इन्होंने साफ साफ कह रखा है कि सरकारी संस्थान में स्पॉट नामांकन के हेतु, है ना, डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2024 में उत्तीर्ण एवं विज्ञप्ति संख्या इतना में वर्णित योग्यता पात्रता धारण करने वाले निम्न श्रेणी के अभ्यर्थी जो है क्या होंगे, पात्र होंगे। तो यहां पर यह कह रहा है कि कौन कौन लोग इलिजिबल होंगे। पहली चीज ये होना चाहिए कि आपने डीएलएड एंट्रेंस दिया हो, उसको पास किया हो, फिर आपने काउंसलिंग भी करवाया हो। क्या किया हो, काउंसलिंग भी करवाए होंगे आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, तभी यहां पर पात्र होंगे। तो वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म और शुल्क ऑनलाइन जमा किया गया, यानी आपने क्या किया, काउंसलिंग वाला फॉर्म भरा और काउंसलिंग के लिए शुल्क भी जमा किया, लेकिन किसी भी कारण, किसी भी चरण में आपका नाम ही नहीं आया, या फिर ऐसा हुआ कि पहला, दूसरा और तीसरे चरण में सीट आवंटन हुआ था लेकिन आपने कहीं पर एडमिशन ही नहीं लिया, सीट मिला लेकिन आपने एडमिशन नहीं लिया, संप्रति नामांकित नहीं है। ठीक है, फिर कहता है तीसरा राउंड में ये दोनों एलिजिबल होंगे। कौन, जिन्होंने काउंसलिंग करवाया, फीस जमा किया काउंसलिंग का, लेकिन तीनों ही लिस्ट में, किसी भी लिस्ट में नाम नहीं आया, या फिर आपका पहला, दूसरा, तीसरा लिस्ट में किसी में भी नाम आया लेकिन आपने एडमिशन नहीं लिया, तब भी जाकर के आप एलिजिबल हो। लेकिन यहां पर देखिए, यहां पर क्या कह रहा है, कह रहा है कि प्रथम, द्वितीय, तृतीय चरण में सीट आवंटन के होने के बाद किसी भी संस्थान में संप्रति नामांकित, यानी आपका एडमिशन हो चुका है, अब आप सोच रहे हैं स्पॉट में हम कॉलेज बदल लें, कोई पास का कॉलेज है वहां पर जाके ले लें, तो इससे अफड़ा तफड़ी मचेगा, समझ रहे हैं ना। तो अब जो वहां पर वैकेंट सीट होगा जो आप छोड़ेंगे, उसको फिर कैसे फिल किया जाएगा। तो इसीलिए ये परमिशन नहीं है कि एक बार आपका एडमिशन हो गया तो अब स्पॉट राउंड के लिए आप दूसरी जगह एडमिशन किए हुए हैं, अब यहां पर एडमिशन ले लें और दूसरी जगह का एडमिशन आप कैंसिल करवा लें। तो सीधा सीधा स्पॉट राउंड के लिए ऐसे बच्चों का एलिजिबल रखा ही नहीं है, ऐसे बच्चों को कि जो पहले ही एडमिशन किसी गवर्नमेंट कॉलेज में ले चुके हैं, बस ध्यान में रखिए। और सबसे बड़ी बात है, जो पहले एडमिशन ले चुका है वो क्यों दोबारा लेने आएगा, क्यों स्पॉट राउंड में फंसेगा, क्लियर है। तो ये वो कह रहे हैं जो कि ज्यादातर लोग इसमें ना ही भरेंगे, क्यों जाएंगे ये। आगे बढ़ते हैं, कुछ और काम की चीज। अब देखिए, आरक्षण का मुद्दा है। इसमें कहा है कि भैया एक कोटि का व्यक्ति है, सीट खाली है, अगर उस कोटि का जो है व्यक्ति नहीं मिला तो हम दूसरी कोटि से भर लेंगे। वो किस कोटि से लेगा उसका डिटेल दिया हुआ, ये बहुत छोटी बात है, इस पे हम उतना ध्यान नहीं देते। हम आ जाते हैं स्पॉट एडमिशन की
प्रक्रिया क्या क्या होगी, क्या प्रोसेस होगा। तो बिल्कुल और 4-5 मिनट आप वीडियो में बने रहिए, मैं पूरी प्रक्रिया समझा देता हूं। कहते हैं कि जो भी स्पॉट में एडमिशन लेना चाहता है, सबसे वो पहले वो समिति के पोर्टल पर जा करके ये देख ले कि कौन कौन सा कॉलेज में कितनी कितनी सीट खाली है। और आपको कहीं नहीं जाना है, मैं इसी वीडियो में आपको अंत में बता दूंगा कि किस किस कॉलेज में कितनी सीट खाली है। ठीक है। दूसरा, अब देखते, ये हो गया कि पहले आप जान लीजिए भैया कि आपको लेना एडमिशन कहाँ है और क्या उस कॉलेज में कितनी सीट खाली है, आप देख लीजिए है या नहीं है। फिर कहता है कि आपने जो काउंसलिंग वाला फॉर्म भरा और जो शुल्क जमा किया था ऑनलाइन, है ना, वे समिति पोर्टल पर जा करके अपना बार कोड यानी रेफरेंस नंबर डाल करके स्पॉट नामांकन हेतु अपना कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लें। ठीक है। आपको स्पॉट राउंड में एडमिशन लेने के लिए एक काउंसलिंग जो कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म होता है ये आपको प्राप्त करना होगा। ये कहां करेंगे, जब आपने स्पॉट राउंड किया होगा, स्पॉट राउंड के लिए काउंसलिंग कराया, फी जमा किया, तो वो एक सिस्टम बनाया है उन्होंने एक सिस्टम बनाया है कि आप जब अपना ये कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म है इसका रेफरेंस नंबर डालेंगे, तो इसका रेफरेंस नंबर डालते ही आपका क्या होगा, एक कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म फिर से डाउनलोड होगा। उस कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म को लेकर के संबंधित दस्तावेजों को लेकर के आपको उस कॉलेज में जाना होगा एडमिशन के लिए। और ये कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म किसका डाउनलोड नहीं होगा, जिन्होंने काउंसलिंग ही नहीं कराया था। समझ रहे हैं ना। तो यहां पर भी जो काउंसलिंग नहीं कराया उसको एक और तरीका है रोकने का। एक तो वो काउंसलिंग वाला कागज खोजेंगे, दूसरा जो काउंसलिंग कराया ही नहीं है तो उसके समिति के वेबसाइट से उसको सीएफ का कहां से डाउनलोड होगा। क्लियर है, यहां तक समझ गए। और आगे बढ़ते हैं। फिर कहता है कि जब आप सीएफ ले लेंगे उसके पश्चात जो स्टूडेंट होगा वो जिस संस्थान में नामांकन का इच्छुक होगा वो संगत अभिलेखों की स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति यानी जो भी आपके कागजात हैं उसका जेरोक्स करा के उस जेरोक्स पर साइन करके ये सीएफ के साथ, है ना, जो भी आरक्षण वारक्षण का जितना सर्टिफिकेट आपको लगाना है सब लगा करके आप जो है चले जाइए उस कॉलेज में। ठीक है। फिर कहता है कि कॉलेज अगर जाइएगा तो संस्थान प्रधान के द्वारा क्या क्या किया जाएगा, जो कॉलेज वाले हैं वो आपके साथ क्या करेंगे, उनके यहाँ प्राप्त होने वाले, है ना, सभी आवेदन। कहता है कि कॉलेज के लिए ये बात कही गई है, जैसे आप फॉर्म लेके जाएंगे तो आप आवेदन देंगे, जैसे आप आवेदन संख्या 1 पर आए हैं। ठीक है। तो देखिए फिर क्या होगा, वो आपको ऐसा नहीं कि जाके दे दिए खिड़की पर, ठीक है सर कर दीजिएगा हम जाते हैं, पता चला कि वो अपने किसी सगा संबंधी का एडमिशन ले लिए। तो आपको सजग रहना है कि हम ही पहला नंबर पर दिए हैं, इस बात का क्या गारंटी है, कुछ तो हमको दीजिए, रसीद वगैरह दीजिए। वही बात यहां भी कह रहा है कि आप कुछ रसीद वगैरह ले लीजिए, अब बाद में लफड़ा होगा ना तो कॉलेज वाले को हम देख लेंगे, आप आपत्ति दर्ज कीजिएगा, बिहार बोर्ड खुद देख लेगा कि भैया धांधली तो नहीं किया है। देखिए संस्थान प्रधान के द्वारा यहां प्राप्त होने वाले सभी आवेदनों की पंजी संधारित की जाएगी, जिसमें आवेदन की प्राप्ति संख्या भी अनिवार्य रूप से अंकित की जाएगी। आपने जो दिया, मान लीजिए तीसरे नंबर पर दिया, तो आपको जो एक रिटर्न में आपको रसीद देगा ना, वहां पर लिख देगा कि तीसरे नंबर पर इसका फॉर्म हमको मिला है। ठीक है। प्राप्ति संख्या क्रमिक आगामी तिथियों में क्रमिक रूप से बढ़ती जाएगी। कहने का मतलब है आज जैसे 2 बच्चा आया तो 1 और 2 हो गया, अगले दिन अगर तीसरा बच्चा आएगा तो वहां पर 3 लिखा जाएगा, ना कि उसका भी 1 लिखा जाएगा। ठीक है। इस तरह से इनको कहा गया था कि कॉलेज वाले कोई गलती ना करे ना, ये सब इसको बड़ी डिटेल से कहा गया है उनको कि भैया ऐसा गलती आप नहीं करना। फिर कहता है कि आपको एक रिसीविंग मिलेगा, अभ्यर्थी से आवेदन पत्र प्राप्त होने पर संस्थान द्वारा उसी समय, है ना, उसे आवेदन पत्र की छाया पर, है ना, आवेदन की प्राप्ति यानी रिसीविंग दी जाएगी। ठीक है। आपको क्या दी जाएगा, एक रिसीविंग दिया जाएगा। आवेदन की छाया प्रति यानी रिसीविंग के साथ साथ आवेदन प्राप्ति संख्या भी अनिवार्य रूप से अंकित करना सुनिश्चित होगा। आपको ये लिख के देगा कि आपका कितना नंबर पर जो है ये आवेदन आया है। फिर कहता है संस्थान अभ्यर्थियों के सीएफ नंबर को, आप जो सीएफ देंगे ना तो उस पर एक सीएफ नंबर होगा। फिर संस्थान को कहता है कि आप सीधा सीधा क्या कीजिए, उस सीएफ नंबर को वेबसाइट पर डालिए, biharboard.com के वेबसाइट पर, जरा चेक कीजिए कि वो बच्चा कहीं और एडमिशन लेके दोबारा तो आपके पास नहीं आया। अगर वो बच्चा कहीं एडमिशन नहीं लिया तब तो ठीक है। फिर कहता आगे का प्रोसेस कि आवेदन की प्रक्रिया समिति समाप्ति के उपरांत जब सारा आवेदन मिल जाएगा आपको, वो क्या क्या डेट है ना हम नीचे आपको बता देंगे। फिर कहता है कि स्कोर कार्ड में अंकित अभ्यर्थियों के रैंक, है ना, के आधार पर पात्र अभ्यर्थियों की औपबंधिक मेधा सूची तैयार कर आपत्ति, है ना, आमंत्रण हेतु संस्थान के सूचना पटल एवं अन्य स्थानों पर सुस्पष्ट रूप से प्रदर्शित या फिर प्रकाशित की जाएगी। कहने का मतलब है जब एक कॉलेज में आप जाएंगे और देंगे तो हो सकता है कि आपसे ज्यादा रैंक वाला भी कोई हो, तो ऐसा सूची में अगर 2 सीट खाली है और आप
आपके दो ऐसा स्टूडेंट वहां पर मिल गया जो आपसे ज्यादा रैंक उनका है, ज्यादा नंबर आया हुआ है, मार्क्स ज्यादा है, ठीक है, तो उनका जो है पहले उनका एडमिशन फिर होगा। तो वो कैसे होगा? ऐसा नहीं कि ले लिया कि भैया उसको ज्यादा आया था, आपको कैसे पता चलेगा कि ज्यादा आया था कम आया था? तो इसके लिए एक मेधा सूची तैयार की जाएगी, जिन जिन बच्चों का रैंक जिस हिसाब से होगा उसी क्रम में उसको सजाया जाएगा, और फिर उसको सजाने के बाद उसकी जेरॉक्स निकाल करके जो कॉलेज का वो है वहां पर रखा जाएगा, और अन्य माध्यम से जो है उसको प्रकाशित किया जाएगा। अब पेपर वगैरह में नहीं डालेगा, आप समझते हैं, क्योंकि कॉलेज का मामला, न्यूज़पेपर में क्यों डालेगा, ठीक है, चंद लोगों की बात है। तो कॉलेज में बशर्ते नोटिस बोर्ड पर इसको टांगा जाएगा, ठीक है। फिर कहता है कि आवेदक अभ्यर्थी संस्थान द्वारा प्रकाशित जो आप हैं, आपको अगर कोई त्रुटि लगती है इस मेधा सूची में तो आप इस पर क्लेम कीजिए कि भैया यहां पर हमको गड़बड़ लग रहा है, ठीक है, आपका निराकरण भी किया जाएगा, उसके लिए भी नीचे समय दिया गया है। फिर कहता है कि उसके बाद अभ्यर्थी से प्राप्त आपत्तियों का निराकरण करते हुए उसके बाद जो है संस्थान क्या करेगा, सुस्पष्ट रूप से दोबारा से जो है फाइनल लिस्ट जारी करेगा, और संस्थान द्वारा उक्त मेधा सूची के आधार पर अभ्यर्थियों के नामांकन की कार्रवाई 100 समय, एक समय दिया गया है, इस समय के अंदर फिर उनका एडमिशन होगा। तो सभी सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों के द्वारा नामांकन में आरक्षण के प्रावधान का अनिवार्य रूप से पालन किया जाएगा। जो आरक्षण है ना, वो आरक्षण की जो नियम है उसका संस्थान को पालन करना ही होगा। आपको पता है अभी आरक्षण का मामला एडमिशन में कितना बड़ा मुद्दा बन गया है। अब आइए डेट जान लेते हैं, फिर उसके बाद खाली लिस्ट भी जान लेंगे कि कहां कहां पर कितने कॉलेज खाली हैं, ठीक है। इसलिए कहता हूं कि एक वीडियो ड्रीम सेवक टीचर्स का आप देख लोगे ना, भलो 10 मिनट लग जाए लेकिन सारी जानकारी मिल जाएगी आपको। देखिए कहता है कि तीसरा चरण समाप्ति के पश्चात संस्थावार रिक्त सीटों का विवरण समिति के पोर्टल पर अपलोड करने की जो तिथि थी वो कितनी थी? अच्छा, ये कहता है तृतीय चरण समाप्ति के पश्चात संस्थावार रिक्त सीटों का विवरण समिति के पोर्टल पर ये अपलोड कर दिया इन्होंने, खाली सीट के कब तक? 25/8 तक। फिर कहता है कि आवेदन जमा करने की जो तिथि है अभ्यर्थी द्वारा, जो आप जाएंगे ना आवेदन देने स्पॉट एडमिशन में, वो 27 तारीख से लेकर 30 तक है, ठीक है। फिर कहता है कि जो पहला मेधा सूची बनेगा जिस पर आपको आपत्ति दर्ज करना है वो 31/8/2024 को वो लिस्ट टंग जाएगी शाम तक। फिर कहता है औपबंधिक मेधा सूची पर अभ्यर्थी क्या आपत्ति, जो आप आपत्ति दर्ज करोगे वो 31/8 से लेकर के 2/9/2024 तक है। फिर कहता है कि प्राप्ति आपत्तियों के निराकरण की जो तिथि होगी वो 3/9 को होगी, 3 तारीख तक। 3 तारीख को आप जो है जो 31/8 से 2/9 के बीच में होगा तो 3 तारीख को आप आपत्ति दर्ज करा सकते हो, आपका आपत्ति का निराकरण किया जाएगा कॉलेज के द्वारा। आपत्ति तो आप यहाँ 31/8 से लेकर 2 सितंबर तक ही कर दोगे, आपके आपत्ति का निराकरण 3/9/2024 तक कर दिया जाएगा, उस दिन किया जाएगा। फिर 4 तारीख को फाइनल मेधा सूची आएगा, फिर एडमिशन की प्रक्रिया रहेगी 5 सितंबर से 7 सितंबर, 2 दिनों का दिया गया है। और नामांकन के पश्चात समिति के पोर्टल पर जो आपका है ना रिपोर्ट है वो प्रस्तुत करने का जो डेट है वो 8 सितंबर को रखा गया है। तो ये पूरा था कि भैया स्पॉट एडमिशन में लेने का क्या प्रोसेस है, जो कि मैंने बहुत बारीकी से एक एक चीज को समझा करके किया। चलिए अब ये जान लेते हैं कि कहां कहां पर कितनी सीटें खाली है, ठीक है, कौन कौन से कॉलेजेस में आपको लेना चाहिए। देखिए लिस्ट बहुत लंबा है, जो कहने की बात है, ठीक है, जो कहना क्लियर है, लिस्ट बहुत लंबा है, बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, तो सबको पढ़ पाना थोड़ा मुश्किल होगा, फिर भी मैं कोशिश करूंगा, ठीक है। आप एक बार नजर तेज रखिएगा, देखते जाइएगा कहाँ कितनी सीट खाली है, और ये मैं आपको टेलीग्राम वगैरह पर भी दे दूंगा, या इस वीडियो के पॉसिबल हुआ तो इस वीडियो के नीचे लिंक लगा करके आपको मैं सीधा वेबसाइट का लिंक या इसका लिंक जो है प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि जो डाइट श्रीनगर है जो सबसे ऊपर ही रहता है हर दिन, SC कैटेगरी के लिए अभी भी 2 सीट खाली है। साइंस में SC जो डिपेंडेंट है 1 सीट खाली है। SC का जो उर्दू कैटेगरी से थे वो अभी भी 1 सीट खाली है। BC का है 1, EBC का 1 है, डिपेंडेंट EBC जो साइंस के अंदर में 1 सीट खाली है ना। अब हम जनरल पर आ जाते हैं, ये सारा सीट देख रहे हैं खाली है। अब जनरल में आर्ट्स कॉमर्स का जो जनरल कैंडिडेट है 1 सीट अभी भी वहां पर खाली है। साइंस का आप देखोगे, साइंस का जनरल कैटेगरी में अगर आ जाते हैं तो यहाँ पर अनरिजर्व्ड का 4 सीट खाली हुआ है, बहुत बड़ी संख्या है, 4 सीट अभी भी क्या है खाली है। जो पूर्णिया में है, आप पूर्णिया के आसपास श्रीनगर पूर्णिया में है, आप सभी लोग या कटिहार वाले हैं, आप सभी लोग यहाँ पर दिमाग लगा सकते हैं। साइंस से है अनरिजर्व्ड में 4 सीट अभी भी खाली है जो अनरिजर्व्ड वाले हैं। उसी तरह से डाइट जो किशनगंज है ना, फॉरबिसगंज का आपने देख लिया, ये फॉरबिसगंज का था, अररिया तक तो यही था। अब यहाँ पर देखो साइंस का हमने जनरल कैटेगरी का बता ही दिया आपको, साइंस जनरल कैटेगरी का है ना, ये बता ही दिया आपको कि साइंस जनरल में कितना है भैया,
तो यहाँ पर साइंस अनरिजर्व लेकिन फॉरबिसगंज का है, तो पूर्णिया में साइंस का यहीं तक है ना। आप देख रहे हो पूर्णिया में जो है साइंस का नहीं है अनरिजर्व्ड में, ये ध्यान रखिएगा। फॉरबिसगंज में 4 सीट है अनरिजर्व्ड का साइंस में, है ना। और इसका आर्ट्स और कॉमर्स में 1 सीट बचा हुआ है, आर्ट्स और कॉमर्स में, वो भी डिपेंडेंट वाला, इंडिपेंडेंट नहीं है। तो ये पूरी लिस्ट आपको देखनी पड़ेगी, ठीक है। इसमें पूरा जो है आपको सारा डिटेल दिया हुआ है और बहुत लंबी लिस्ट है। मैं अगर अकेले एक तरफ से पढ़ूं तो आधा घंटा इसको पढ़ने में लग जाएगा, जो कि कहीं से भी उचित नहीं होगा, क्योंकि इसमें आपको जो कॉलेज देखना है सिर्फ उसी को देखना है कि भैया इसमें कोई सीट है कि नहीं है। आपको सारे कॉलेज की सीट जो आपका बचा हुआ सीट है उसको देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा आप। अगर आप 2025 के लिए तैयारी कर रहे हो तो हमारा मास्टर साहब बैच जो है वो लॉन्च हो चुका है। 1180 रुपये में आपको डीएलएड बीएड की संपूर्ण जानकारी, संपूर्ण तैयारी जो है यहाँ से आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो ये बैच को जरूर ज्वाइन करना है। बैच की फी कितनी है तो 1180 रुपये है। कितना भैया? 1180 रुपये, है ना। इसमें टैक्स वगैरह सब कुछ शामिल है। क्या क्या चीज़ का तैयारी होगा तो डीएलएड का तैयारी होगा, है ना। और क्या चीज़ का होगा तो बीएड होगा। और क्या चीज़ होगा, जितने बच्चे डीएलएड कर सकते हैं वो 4 ईयर बीएड के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। जहाँ पर सरकारी कॉलेज मिल जाए वहाँ पर एडमिशन लीजिए आप, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि कैसे संपर्क करें सर, कैसे कोर्स लें? तो आसान है, आप ऐप पर प्ले स्टोर पर जाइए और वहां पर लिखिए ड्रीम सेवक, ड्रीम सेवक, है ना। आप यहाँ पर लिखिए ड्रीम सेवक लर्निंग ऐप, या सिर्फ ड्रीम सेवक लिख दीजिए, आपको हमारा ऐप मिल जाएगा, ठीक है। और उस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, वहां से आप कोर्स परचेज कर सकते हैं। अगर ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो हम एक नंबर छोड़ रहे हैं, आप इस पर सीधा बात कर सकते हैं, 906। लेकिन याद रखिएगा ये टीम मेंबर का नंबर है जो सिर्फ और सिर्फ आपको एडमिशन के रिगार्डिंग ही जानकारी दे पाएगा। 9065588003, इस नंबर का एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कोर्स संबंधित अधिक जानकारी जो है आपको यहीं पर मिल जाएगी। और आपके पास फोन पे गूगल पे का दिक्कत है तो वो भी आपको, है ना, सब कुछ यहीं पर इसी नंबर पर सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय बाय। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइए और डेली जो है फ्री जो क्लासेस हमारे यहाँ पर चलती है अपने भाई बहनों को जोड़ करके साथ में पढ़िए। धन्यवाद।